हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने छठी पोयम पढ़ी थी। छठी पोयम ट्रीज, एमिली डिकिंसन की। इसके 3 स्टैंजा पढ़े थे और एक छोटी सी कल्पना चल रही थी कि सूर्य की रोशनी पत्तियों में से झांकती है, तो उसकी तुलना चल रही थी ऊपर वाले स्टैंजा में। आगे हम चलते हैं। पोयम को आपने रोज जब वीडियो क्लास देखें आप, तो ऐसे जब जिस पोयम का हिस्सा बचा हुआ हो तो उस हिस्से को एक बार दोबारा देख लें, ताकि आपको उससे कनेक्ट होने में दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं अपन। सफिशिएंट टू एनफोल्ड, सफिशिएंट पर्याप्त। जो ऊपर कल्पना थी सूर्य की कि सूर्य बार बार बादलों से निकल करके आता है और छुप जाता है। सफिशिएंट और पर्याप्त तरीके से, पूरी तरीके से, टू एनफोल्ड हिम। और जो बादल भी है ना, वो भी पूरी तरीके से। सफिशिएंट मतलब इनफ, कंप्लीटली, पूरे तरीके से, टोटली एनफोल्ड कर लेते हैं। एनफोल्ड मतलब है ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। हिम, उसको। देखिए एच फिर कैपिटल लिखा हुआ है। कल मैं आपको बता रहा था कि सूर्य को यहाँ पर ईश्वर तुल्य मान करके ट्रीट किया गया है डिकिंसन के द्वारा। डिकिंसन पोइट्रेस के द्वारा। आजकल पोइट्रेस को, मॉडर्न इंग्लिश में पोइट्रेस को पोइट भी कह देते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है, यानी जेंट्स एंड लेडीज बोथ आर ट्रीटेड एज द सेम। दोनों को एक ही तौर पर ट्रीट किया जाता है, यानी पोइट दोनों के लिए लगता है। सफिशिएंट टू एनफोल्ड, और ये बादल जो है पर्याप्त रूप से कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। हिम, उसको किसको? सूर्य को। इटर्नली, अनंत रूप से। फ्रॉम व्यू, इटर्नली, अनंत रूप से। और कब तक ढक लेते हैं? अनंत रूप से, अर्थात जब तक ये संसार रहेगा तब तक ढक लेते हैं। फ्रॉम व्यू, दृष्टि से। व्यू मतलब दृष्टि से, मतलब सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य ओझल हो जाता है, सूर्य नजर ही नहीं आता है। बादल की सत्ता उसको इस प्रकार से ढक लेती है अपने अंदर सूर्य को कि सूर्य दिखाई नहीं देता। एक्सेप्ट, सिवाय। इट वर ए विम ऑफ हिज, बस ये दिखता कब है? सूर्य। एक्सेप्ट मतलब है बस, ऐसा। एक्सेप्ट मतलब सिवाय। सिवाय सूर्य दिखता जब है, जब इट, यह, वर, हो जाए। वर कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पर। ये अगर वो हो जाए, बन जाए, ये बात क्या बन जाए? ए विम, एक सनक पैदा हो जाए। ऑफ हिज, उसकी। हिज सूर्य के लिए आया है, यानी सूर्य के अंदर जब एक सनक पैदा हो जाए। किस चीज की सनक पैदा हो जाए? कि भाई मुझको तो क्या करना है? इस बादलों की सत्ता से बाहर आना है। दोबारा देखें। एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज, सिवाय बादल सूर्य को ऐसे ढक लेते हैं कि सूर्य दिख ही नहीं पाता है। और ये केवल तभी संभव हो पाता है जब एक विम सवार हो जाती है, एक सनक सवार हो जाती है। विम मतलब होता है सनक। ऑफ हिज, उसके ऊपर। किसके ऊपर? सूर्य के ऊपर। जब सूर्य के ऊपर एक सनक सवार हो जाती है, ऐसा लगता है सूर्य सनक के रथ पर सवार होकर के बाहर आना चाहता है, और वो बादलों से बाहर आ भी जाता है। और क्यों आता है सूर्य बाहर बादलों से? टू लेट, देने के लिए। द ऑर्चर्ड्स, बाग बगीचों को। ऑर्चर्ड्स मतलब होता है फलों के बाग बगीचे, और बाग बगीचों को, फलों के जो बाग बगीचे हैं, उनको देने के लिए बाहर आना चाहता है सूर्य। ग्रो होने के लिए, अर्थात वो उनको बढ़ने देने के लिए बाहर आना चाहता है सूर्य। सूर्य चाहता है कि वो बाहर आए और वो बढ़े, यानी कि ये जो बाग है, फल फूल है, वो बढ़े। यहाँ पर एक वैज्ञानिक सत्य है जो आप जानते होंगे, जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ, कि सूर्य को एनर्जी, जो सूर्य की जो एनर्जी है, वो पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक होती है। जो सब्जियां पकती हैं, फल फ्रूट जो हैं, वो जो पकते हैं, वो पकते किसके कारण है? सूर्य की एनर्जी के कारण है। आप जानते होंगे दिन सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को अगर हम कर लेते हैं तो वो बासा नहीं है, लेकिन शाम का बना हुआ भोजन अगले दिन बासा कहलाता है, क्योंकि उसको सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाती रात्रि में। इसीलिए सूर्य अपनी सनक में बाहर आ जाता है। कब? वैसे तो बादलों की सत्ता उसको पूरी तरीके से छिपा लेती है, लेकिन सूर्य अपनी एक सनक में सवार होकर के बाहर आता है। किसके लिए बाहर आता है? बगीचों को, फलों के बगीचों को, फ्रूट्स के जो गार्डन्स हैं, उनको ग्रो करने देने के लिए, अर्थात वो ग्रो कर सकें, वो आगे बढ़ सकें। आगे चलते हैं। ए बर्ड, अब यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर कभी एक सिंपल सी कल्पना कर रहा है, कभी बता रहा है कि सूर्य की कृपा किस प्रकार से पृथ्वी के रहने वाले प्राणियों के लिए आवश्यक है। कभी कह रहा है ए बर्ड, एक पक्षी। एक पक्षी, नाम नहीं दिया है, कोई एक पक्षी है जो कि सैट, बैठा हुआ है। बड़ी नॉर्मल सी कल्पना है, जैसे हम खूब देखते हैं। यदि आप घर के बाहर खड़े हुए तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा। बस फर्क इतना है कि हम उसको देख करके और छोड़ देते हैं, और एमिली डिकिंसन ने उसको लिखा है, कागज पर लाई है वो, जिससे दुनिया उस चीज को महसूस करती है और पढ़ पाती है। ए बर्ड, एक पक्षी, सैट, बैठा हुआ है,
केयरलेस यानी बेपरवाह तरीके से, यानी बेपरवाह तरीके से बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के बैठा हुआ है वो तो। ऑन द फेंस, फेंस यानी चार दीवारी पर, जो चार तरफ से बाड़बंदी की हुई है उस पर बैठा हुआ है। बार समझ रहे हैं आप? फेंस, फेंस का मतलब होता है जो हमारे घर के बाहर जो चार दीवारी बनी होती है और जहाँ गेट लगा होता है, बाउंड्री गेट लगा होता है, वहाँ वो फेंस होती है। वो चार दीवारी खेत पर भी बनी होती है, ऐसी स्कूल में भी बनी होती है। जैसे हमारे स्कूल के बाहर जो मेन गेट लगा हुआ है, वो जो बाउंड्री बनी हुई है, उसके बाद आप कांच वाले ऑफिस की तरफ एंटर करते हो तो वो तो अंदर अलग हो हिस्सा हो गया, लेकिन बाहर जो एंट्रेंस है वहीं पर बिल्कुल जो बाउंड्री बनी हुई है वो फेंस कहलाती है या बाउंड्री वॉल कहलाती है। अ बर्ड सैट, एक पक्षी बैठा हुआ है, केयरलेस, बेपरवाह तरीके से, ऑन द फेंस, तारबंदी के ऊपर। वन गॉसिप्ड, और कोई है, एक पक्षी जो है ना गॉसिप्ड कर रहा है इन द लैन, गली में, यानी पक्षी बैठ करके या कोई व्यक्ति बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर चहक रहे हैं। व्यक्ति जो पक्षी हैं वो बातें कर रहे हैं, चहक रहे हैं। ऑन सिल्वर मैटर्स, सिल्वर मैटर्स, सिल्वर मैटर्स, चार्म्ड, सिल्वर मैटर्स चार्म्ड स्नैक, और एक सिल्वर मैटर्स और एक चार्म्ड मंत्रमुग्ध सा स्नैक, एक जो सांप है, इस लाइन को अच्छी तरीके से देखेंगे आप। एक जो स्नैक है, जो सांप है, सरपेंट है, जस्ट वाइंडिंग, जस्ट सिर्फ वाइंडिंग किए हुए है, लिपटा हुआ है, राउंड स्टोन, एक पत्थर के चारों ओर, वो एक पत्थर के चारों ओर लिपटा हुआ है। सिल्वर मैटर्स यानी कि तुच्छ सा, एक सिल्वर मैटर्स, यहाँ सिल्वर चांदी से भी नहीं है और मैटर्स मामलों से मतलब नहीं है, यानी एक तुच्छ सा, चार्म्ड, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला। एक सांप की भी आप समझ सकते हैं ब्यूटी होती है। शेर क्रूर तो होता है, खतरनाक तो होता है, जैसा हम नमी पोएम में पढ़ेंगे, शेर क्रूर, क्रूरता, अत्याचारता का प्रतीक है, लेकिन उसकी एक सुंदरता होती है, इसीलिए हमारे रणथंभौर में लोग देश विदेश से उसको देखने के लिए आते हैं। यही सांप होता है, सांप का भी एक अपना एक सौंदर्य होता है। तो एक तुच्छ सा सांप जो है वो मंत्रमुग्ध कर देने वाला सांप लिपटा हुआ है पत्थर के ऊपर। ये एक चार लाइनें कोई खास मैटर नहीं करती है इस पोएम के अंदर, बहुत सिंपल सी लाइन है और एक नॉर्मल सी पोइट्रेस ने एक नॉर्मल सा इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आगे चलते हैं अपन, क्योंकि इस पोएम में जो लास्ट चार लाइन आएगी, जो मैंने उंगली रख रखी है, लास्ट चार लाइन है, ये बड़ी इस पोएम का सार रूप है बिल्कुल। ब्राइट फ्लावर्स, डिकिंसन कह रही है कि ब्राइट फ्लावर्स, जो चमकीले फूल हैं, स्लिट, चमकीले फूल जो हैं, स्लिट, चीर करके बाहर आते हैं। स्लिट यानी चीरना, दरार, चीर करके बाहर आते हैं। किसको चीर करके बाहर आते हैं? कैलिक्स मतलब होता है फूल का जो बाहरी हिस्सा होता है, जिसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाहरी, द आउटर पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसमें से फूल खिला हुआ सा दिखता है, इसको अपन कली टाइप कहते हैं। कली से पहले का हिस्सा, मतलब वो बाह्य दल पुंज जो होता है। ब्राइट फ्लावर्स, और जो सुगंधित फूल है, चमकीले फूल हैं, वो निकल करके बाहर आते हैं। स्लिट, चीर करके बाहर आते हैं कैलिक्स को, दल पुंज को। एंड सॉर्ड, और ऊपर उठते हैं। अपॉन अ स्टेम, एक स्टेम के ऊपर, एक तने के ऊपर उठते हैं, अर्थात तने के ऊपर। अब आप समझ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, एक तने के ऊपर फूल होता है, फूल खिलता है, तो बस इतनी सी कल्पना है कि तने के ऊपर वो दिखते हैं। यानी फूल जब खिलेगा तो तने के ऊपर ही खिलेगा, फूल अदर में तो कहीं खिल नहीं सकता, हैंगिंग कंडीशन में तो हो नहीं सकता वो। लाइक हिंडर, और ये जो फूल है ना, ये फूल ऐसे खिलते हैं, ये फूल ऐसे लगते हैं तने के ऊपर जैसे, लाइक सिमली है यहाँ पर। सिमली आप जानते हैं, लाइक और एस का प्रयोग जब भी किया जाता है तो वहाँ पर सिमली होती है। ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स, ये दो चीजें चलती हैं, जिनको मैं बाद में जब सारी पोएम हो जाएगी तो उसका डिटेल में स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे। लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स, और ये फ्लावर ऐसे लगते हैं जैसे हिंडर्ड मतलब छिपे हुए, फ्लैग्स झंडे होते हैं। स्वीट हॉस्टेड, मधुर रूप से हॉस्टेड किए जाते हैं, फहराए जाते हैं। हॉस्टेड यानी फहराया जाना। आप इस यहाँ पर समझें, एक छोटी सी कल्पना है, जिस प्रकार आपने 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडे फहरते हुए खूब देखे हैं स्कूल के अंदर। अपने स्कूल में जो प्रोग्राम होता है उसमें आप देखते हैं कि झंडे में, ध्वज को में फूल लपेट करके बांध दिया जाता है, और जब उसको हमारे स्कूल के जो हेड हैं हेमंत जी सर, जब उसको फहराते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें से जो फूल होते हैं वो गिरते हैं, लेकिन फहराने से पहले, जब सर उसको फहराते नहीं है,
अनफॉल नहीं करते, उससे पहले वो फूल कहाँ होते हैं, हिंडर्ड रहते हैं। हिंडर्ड मतलब छिपे हुए, हिडन रहते हैं, वो छिपे हुए रहते हैं। वो फ्लैक्स के अंदर कहाँ छिपे रहते हैं, झंडे के अंदर। और जब वो लहरते हैं तो स्वीट कर देते हैं पूरे वातावरण को। जब वो झंडा खुल जाता है, झंडा लहराने लगता है, फूल नीचे गिर जाते हैं और पूरे वातावरण को मधुर कर देते हैं। कैसे मधुर कर देते हैं, विथ स्पाइसेस, सुगंध के साथ। स्पाइसेस या वैसे मसाला होता है, लेकिन यहाँ पर स्पाइसेस का मतलब सुगंध के लिए कहा है, फ्रेग्रेंस के लिए, इंसेंस के लिए, यानी कि मधुर सुगंध बिखेर देते हैं। इन द हेम, तहों में, तहों, हेम यानी तहें, यानी जो फोल्ड होते हैं। हेम थोड़ा कठिन शब्द है, इसका आसान शब्द है फोल्ड। आप सब लोग समझते हैं, जैसे हम लोग रुमाल कैसे रखते हैं अपनी जेब के अंदर, फोल्ड करके, यानी घड़ी करके, उसकी तह बना करके, कपड़े घड़ी करके रखते हैं, चादर रजाई वगैरह जो भी है। जब वो फूल उस झंडे के अंदर रखे रहते हैं तो उसकी जो तह होती है उनमें खुशबू आती रहती है, और जब वो खुल के गिर जाते हैं तब भी उनकी तहें खुशबू से महकती रहती है। इस प्रकार की एक छोटी सी कल्पना इसके अंदर दी गई है। आखिरी की 4 लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देखें। इट वॉज मोर, इट, कवित्री कह रही है अरे बस इतना ही नहीं है। मैंने जो वर्णन किया है आपको इस कविता में, डिकिंसन कह रही, मैंने जो आपको वर्णन करके सुनाया है, या जो मैंने कागज पे लिख दिया है, इतना ही नहीं है। इट वॉज मोर, ये तो और भी ज्यादा है। आई कैन नॉट मैंशन, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। कैन नॉट देखें आप किस तरीके से लिखा हुआ है, कैन नॉट, ये एक ही वर्ड है, एक साथ लिखा जाता है। इसको अलग अलग करके ना लिखें, ऐसा लिखते हैं तो ये गलत होगा। या फिर तो कांट लिख सकते हैं, कांट, CAN, ऊपर एपोस्ट्रॉफी और टी। दोबारा बोल रहा हूँ, CAN और N के ऊपर एपोस्ट्रॉफी और फिर टी, कांट या फिर कैन नॉट। जो कैन और नॉट अलग अलग रख के लिखते हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर वो गलत ऐसे है जिस प्रकार राम, रे, आका डंडा, मैं, इनको मिला करके लिखेंगे तो राम कहलाएगा। इनको अलग कर देने पर कोई भी व्यक्ति इनको राम नहीं पढ़ सकता, तो रे, ए और मैं कहलाएगा। लेकिन उसी प्रकार कैन नॉट, एक ही शब्द अलग अलग ना करें। दोबारा देखें, इट वॉज मोर, डिकिंसन कहती है अरे इतना ही वर्णन नहीं है पेड़ों का। इट वॉज मोर, ये तो ज्यादा है। आई कैन नॉट मैंशन, इतना वर्णन है कि मैं इसको मेंशन नहीं कर सकती। जिस प्रकार तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि राम जी के चरित्र का वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं क्या करूं, उसका वर्णन तो स्वयं साक्षात राम ही नहीं कर सकते। उसी प्रकार प्रकृति जो साक्षात माता जगदम्बा है, उनका वर्णन कैसे डिकिंसन कर सकती है। डिकिंसन एक कवित्री कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती। वो खुद कह रही है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती, मैं इसका वर्णन बिल्कुल नहीं कर सकती। हाउ मीन, हाउ कैसे, मीन नीच, टू दोज दैट सी, और कितनी तुच्छ होंगी, टू दोज दैट सी, और कितने लोग, और वे लोग, हाउ कैसे, मीन नीच है, और वे लोग कैसे नीच हैं, टू दोज दैट सी, वे लोग जो कि सी करते हैं, देखते हैं। वैंडेक्स, ये एक पेंटर है, फ्लेमिश पेंटर, ये एक पेंटर था, बहुत सी रचनाएं बनाता था। तो लोग क्या, ये कवित्री इसकी तुलना कर रही है अपनी इन रचना से। देखिए कि कितने नीच होंगे वो लोग जो देखते हैं। वैंडेक्स डेलिनेशन, डेलिनेशन मतलब है रूपरेखा, उसके चित्र को डेलिनेशन, आउटलाइन भी कह सकते हैं इंग्लिश में, यानी हिंदी में आप रूपरेखा समझे, चित्र समझे। एक वैंडेक्स नाम का जो पेंटर था, उसने रूपरेखा चित्रण किया है ऑफ नेचर्स समर डे, प्रकृति के ग्रीष्मकालीन दिन का। यानी कि वैंडेक्स नाम के पेंटर ने प्रकृति का चित्रण किया है, बहुत सुंदर चित्रण किया है। लेकिन वो चित्रण भी इतना सुंदर नहीं हो सकता जितनी की प्रकृति वास्तव में सुंदर है, जैसी कि प्रकृति वास्तव में है। इस प्रकार से एक सिंपल सी पोयम है। लास्ट में उसने सार रूप में यही कहा है कि प्रकृति का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। यानी कि अगर मैं उसको 2-3 लाइन में कहना चाहूँ तो द ब्यूटी ऑफ द नेचर कैन नॉट बी टोल्ड, इट इज अनटोल्ड, इट इज अनइमेजिनेबल, इट इज नॉट इन आवर पावर टू टेल what is hidden in natural beauty। यानी संसार में क्या छिपा हुआ है उसका तो पार पाना हमारे बस की बात तो है ही नहीं। तो एमिली डिकिंसन कहती है इतना भव्य है। एक देखो कितना छोटे से विचार को लेकर के डिकिंसन ने किस तरीके का एक रूप क्रिएट किया है इस कविता के अंदर, ये देखने योग्य बन पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। ये पोएम अपन ने पढ़ी, कल मैं आपको इसकी वर्ड मीनिंग्स और पैराफ्रेज की ओर लेके चलूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।